अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे और एंजॉय करे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। जनाब, हम लेकर आ गए आपके लिए सिलसिलेवार नॉवल कहीं प्यार ना हो जाए कि एपिसोड 67। तो भी देर नहीं करते, चलते हैं नॉवल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं कहीं प्यार ना हो जाए कि एपिसोड 67 की तरफ। एहतशाम जैसे ही नीचे आया, उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उसमें अपना लैपटॉप, बैग और फाइल्स रखी। लेकिन उसका दिल अभी तक सारा में ही अटका हुआ था। उसे लग रहा था कि उसने इस हसीन पेशकश को ठुकरा कर अच्छा नहीं किया, और अब वो जानता था कि ऑफिस पहुंचकर भी उसका ध्यान कहीं पीछे ही अटका रहेगा। सो इस कसक को अभी और इसी वक्त यहीं मिटा देना चाहिए ताकि ये मुझे ज़्यादा देर बेचैन ना रखे। सो वो गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते मुस्कुराते हुए उल्टे कदम अंदर की तरफ पलट आया था। क्या हुआ एहतशाम, तुम ऑफिस नहीं जा रहे आज? उसे वापस आता देखकर वहाँ से गुजरती हुमैरा ने रुकते हुए सरसार किया था। जी मामा, बस निकलने वाला था तो याद आया कि अपनी बहुत ज़रूरी फ़ाइल तो यहीं भूले जा रहा हूँ, बजाय कि ऑफिस से वापस आना पड़ता। शुक्र है यहीं याद आ गया मुझे। एहतशाम ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए मुस्कुराहट के साथ पहली सीढ़ी पर कदम रखा था। हाँ वाकई, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें यहीं याद आ गया। हुमैरा ने भी बेटी की बात को सच मानते हुए मोहब्बत से कहा। ठीक है मामा, मैं चलता हूँ, फ़ाइल ले लूँ, फिर देर हो रही है, ऑफिस के लिए भी निकलना है। वो मुस्कुराहट छुपाए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा और हुमैरा भी अपने रूम की जानिब कदम बढ़ा गई। एहतशाम यहाँ हैं या नहीं? लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? फ़ौरन निकलो मेरे कमरे से। अगर एहतशाम ऑफिस जा चुके हैं तो क्या हुआ? बाकी सब घर वाले तो घर पर ही मौजूद हैं। अभी शोर मचाकर सबको बुला लूँगी। वैसे तुम्हारे लिए तो मैं खुद भी काफ़ी हूँ, भूल गए हो? सारा ने पीछे की सिमत कदम उठाते शहादत की उंगली के इशारे से उसे वार्न करते हुए खुद को मजबूत जाहिर करते हुए कहा। अहमर, मैं कह रही हूँ दूर रहो मुझसे। सारा अहमर के बढ़ते कदम देखकर और इरादे भापते पीछे दीवार से जा लगी थी। पीछे दीवार और सामने अहमर आगा था। कोई राह फरार ना पाकर उसने उंगली उठाकर अहमर को वार्न करते हुए रोकने की नाकाम कोशिश की। वो अब उसके सामने बिल्कुल पास खड़ा था। देखो, अब मैं किसी और की मनगुहा किसी की बीवी हूँ। अब मैं सारा सुल्तान नहीं बल्कि सारा एहतशाम हूँ। और एहतशाम को पता चल गया ना कि तुम इस तरह कमरे में दाखिल हुए हो तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुमसे जो रिश्ता था वो उस डिब्बे में बंद पड़ा है। फ़कत एक अंगूठी का ही तो रिश्ता था हमारा। अंगूठी उतार दी तो बस रिश्ता ख़त्म। सारा ने उसे वजाहत दी और झुकते हुए साथ पड़े साइड टेबल के ड्रॉर में पड़ी एक डिबिया निकाल कर उसकी तरफ उछाली, जिसमें वो अंगूठी पड़ी थी जो उसे अहमर ने मंगनी पर पहनाई थी। ऐसे कैसे ख़त्म हो गया सब कुछ सारा एहतशाम? क्या इतना आसान है खुद को किसी के नाम के साथ भी मंसूब कर लेना? अहमद ने एक एक लफ्ज़ चबा कर कहा और साथ ही दीवार पर एक मुक्का दे मारा। सारा उसकी इस हरकत और जुनून को देखकर कदरे लरस गई थी, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसने फिर से खुद को मजबूत जाहिर करने की कोशिश की थी। आसान है या नहीं, तुम्हारा मुझसे कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। अब दूर रहो मुझसे, वरना मैं मामा या बीजान को आवाज़ दे दूँगी। सारा ने खुद को उसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ने दिया था। उनको क्यों? मिस्टर एहतशाम को बुलाओ ना। या तुम्हें डर है कि बुलाओगी तो आएगा नहीं, क्योंकि सिर्फ नाम ही तो मंसूब हुआ है। दिल तो तुम्हारा इस डिब्बे में बंद इस अंगूठी के साथ ही मुक़ीद है, और एहतशाम का दिल आशा ले उड़ी है। अहमद कमरे में दाखिल होते ही कमरे का जायज़ा लेते हुए अपने जहन में बहुत से मायने खस कर गया था। सोफे पर पड़ा तकिया और कंबल उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गया था। जब भी वो जो मुंह में आया किसी खुशफहमी की ज़ेर असर बोलता चला गया, क्योंकि उसे लगा कि उनके दरमियान कोई अच्छा रिलेशन डेवलप नहीं हो पाया। वो बस दूसरों की आंखों में धूल झोंकने के लिए सबके सामने अपने रिलेशन को अच्छा जाहिर करते हैं। जवाब में तड़ाक की आवाज़ बुलंद हुई, क्योंकि सारा ने उसे होश में लाने के लिए थप्पड़ रसीद कर दिया था। अहमद का हाथ अब उसके रुखसार पर था। तुम्हारी खुशफहमी है ये, मिस्टर अहमद। इस डब्बी में फ़कत एक डायमंड रिंग है और कुछ भी नहीं। और ना ही मेरा दिल इतना मामूली है कि तुम जैसे दो टिके के आदमी के लिए इस डिब्बे में मुक़य्यद हो जाता, क्योंकि मेरा दिल तो मेरे शौहर ने अपने काबू में कर रखा है, बहुत संभाल के अपने पास रखा है। मेरे शौहर के साथ धड़कता है मेरा दिल। मेरा दिल तो बहुत कीमती है, जबकि इस अंगूठी की अब कोई वक़्त नहीं, कीमती होने के बावजूद बेमोल हो गई है।
मेरा ख्याल है तुम्हारी तसल्ली के लिए इतना काफ़ी है, सो अभी इसी वक्त दफ़ा हो जाए यहाँ से। सारा ने उसे थप्पड़ जड़कर खुद को मज़ीद मजबूत जाहिर कर दिया था। एहतशाम भी इसी असना में अंदर दाखिल हुआ। न जाने सारा के अल्फाज में क्या कशिश थी, या इसे उस वक्त सारा का दिफा करना चाहिए था, इसलिए वहाँ पहुँच चुका था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बेडरूम में कदम रखने की? एहतशाम ने अहमद को अंदर खड़े पाया तो जारहाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ा और एक हाथ से उसकी शर्ट का कॉलर दबोचे, दूसरे हाथ से उस पर मुक्कों की बरसात करने लगा। एहतशाम, प्लीज़ छोड़ दीजिए इसे, जाने दीजिए, मेरा ख्याल है इतना काफ़ी है। समझ क्या होगा? सारा ने उसके हाथ को मुश्किल से अहमद पर बरसने से रोकते हुए कहा। अहमद, मैं चाहूँगा कि जो कुछ सारा तुमसे कह चुकी है उस पर यकीन कर लो। यही तुम्हारे लिए बेहतर है। और आइंदा मेरी बीवी के आसपास भी मत भटकना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गेट लॉस्ट। एहतशाम ने उसके कॉलर को एक झटके से लम्हा भर में यूं आज़ाद किया कि अहमद लड़खड़ा गया था। देख लूँगा तुम्हें, इसका बदला ज़रूर लूँगा तुमसे, याद रखना। अहमद होठों से रस्से खून पर उंगलियां फेरे, अब हाथ अपने सामने किए उंगलियों पर खून लगा देखकर गुस्से से धमकी देता वहाँ से चला गया था। अहमद के जाते ही बेसाख्ता सारा आगे बढ़ती एहतशाम से लिपट गई थी। तुम ठीक हो ना? एहतशाम ने उसकी कमर थपथपाते हुए पूछा। सारा ने बस अस्बात में सर को हिला दिया था। फिक्र नहीं करो, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एहतशाम ने दोनों हाथ में उसका चेहरा लिए उसे अपने सामने करते हुए अपने होने का भरपूर एहसास दिलाया और शिद्दत से उसे ये बावर करवाया कि उन दोनों के दरमियान किसी तीसरे का वजूद उसके लिए भी किस कदर गिरा है। सारा ने भी कोई मज़ाहमत नहीं की थी, क्योंकि इस वक्त उसे भी ज़रूरत थी कि एहतशाम नाराज़गी और तलखियों को भले ही कुछ देर के लिए सही, लेकिन हज़फ करके उस पर प्यार लुटाए और उसे अपने होने का एहसास दिलाए। बहुत देर बाद एहतशाम ने उसकी पेशानी पर पेशानी टिकाई तो बेतरतीब धड़कनें तरतीब में आ गईं। बस तुम्हारा खुद से दूर जाने का तस्वुर ही जानलेवा होता है मेरे लिए। पैकिंग कर लो, तुम भी मेरे साथ चल रही हो। एहतशाम ने हामी भर ली थी, क्योंकि अब वो किसी कीमत पर भी उसे यहाँ नहीं छोड़ना चाहता था। अगर आप ना भी कहते तब भी मैं ये काम करने वाली थी। सारा ने उसके लम्स और भरपूर एहसास के बाद गुज़िश्ता पलों की तलखी को मिटाने के लिए शरारत भरे अंदाज में कहा था। आपको नहीं लगता कि ये ओवर कॉन्फिडेंस था? एहतशाम ने उसकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुरा कर पूछा। ये ओवर कॉन्फिडेंस भी आपकी मोहब्बत ने ही इनायत किया है, फिर सारा एहतशाम इससे फ़ायदा ना उठाए, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। अब कि सारा ने शर्मा कर निगाहें झुकाई थी। अच्छा, काश कि आपने भी ये ओवर कॉन्फिडेंस हमें दिया होता तो क्या ही बात थी। एहतशाम ने सर्द आप भरते हुए बड़ी अदा से कहा था। अब मैंने भी मोहब्बत में कसर तो नहीं छोड़ी, फिर पता नहीं आपको ये ओवर कॉन्फिडेंस क्यों नहीं मिला अभी तक। सारा मुस्कुराहट छुपाए रुख मोड़ गई थी और ख़ुद को फिलवक्त बिस्तर ठीक करने में मसरूफ़ ज़ाहिर करने लगी थी। इससे पहले कि एहतशाम कुछ कहता, वो खुद ही उसकी तरफ पलटती बात भी बदल गई। वैसे आप तो ऑफिस के लिए निकल गए थे ना, तो फिर वापस क्यों आए? कुछ भूल गए थे क्या? सारा ने आम से अंदाज में पूछा था। हाँ, बहुत ख़ास चीज़ भूल गया था और यही सोचकर कदम खुद ब खुद पलट आए। एहतशाम ने मुस्कुराकर कहा। अच्छा, क्या भूल गए थे? उसके लबों पर बिखरी मुस्कुराहट को देखकर सारा ने नासमझी के अंदाज से देखते हुए पूछा। चलता हूँ, देर हो रही है मुझे, अपना ख्याल रखना और पैकिंग कर लेना। एहतशाम उसकी बात पर बेसाख्ता ही हंस पड़ा था, लेकिन इस रात से पर्दा उठा देता तो सारा फिर से हवाओं में उड़ने लगती, इसलिए वो बिना बताए उसे अलविदा करता जा चुका था। लेकिन वो अभी तक उसकी बात और हंसी में उलझी हुई थी। कौन सी ख़ास चीज़ की बात कर रहे थे एहतशाम? हालांकि वो तो कुछ लिए बिना ही चले गए हैं, फिर इस बात का क्या मतलब हुआ? इसी उलझन में सर झटकती वो उसके जाते ही नीचे आ गई थी, ताकि बीजान को बता सके कि वो भी एहतशाम के साथ जाना चाहती है। खुर्रम और आशा भी बड़ों की तरफ से इजाज़त मिलते ही ज़ोर शोर से जाने की तैयारियों में मसरूफ़ थे। अभी भी वो घर पहुँचे ही थे कि खुर्रम तो आते ही फ्रेश होने चला गया, जबकि आशा भी अपने कमरे में थकावट के बायस लेटी ही थी कि फिर से अमल आंधन की। तुम जानबूझकर खुर्रम को साथ लिए फिरती हो ना, ताकि मुझे जला सको? अमल बेड के किनारे खड़ी आशा पर निगाहें टिकाए गुस्से और नफरत से बोली थी।
आशा भी उसे सामने देखकर उठ खड़ी हुई थी। ऐसी बात नहीं है अमल, तुम गलत समझ रही हो। वो मेरे शौहर हैं, मैं अब उनके साथ नहीं जाऊंगी तो किसके साथ जाऊंगी? वैसे भी हम उम्रे पे जाने के ख्वाहिशमंद हैं, तो बस इसी सिलसिले में मसरूफ़ है आजकल। और मैं क्यों जलाऊंगी तुम्हें? मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी बुरा नहीं है। अगर तुम चाहो तो हम दोस्त बन सकते हैं। आशा ने उसे दोस्ती की पेशकश की थी, क्योंकि इस लड़की के यूं रोने चीखने चिल्लाने से उसे भी दुख पहुंचता था। वो खुद अकेली ही थी, बिना भाई और बहन के, इसलिए भी हसास थी। कुछ गुज़िश्ता हालात ने उसे एहसास बना दिया था, जब भी वो इस लड़की का दर्द समझते हुए उससे रहमदिली का मुजाहरा कर रही थी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें दोस्त बनाऊंगी? तुम पागल तो नहीं हो गई? तुम मेरी सबसे बड़ी दुश्मन हो। मौका मिला तो तुम्हें रास्ते से हटाना चाहूँगी, ना कि तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की को दोस्त बनाऊंगी, अमल ने हकारत से कहा। जबकि इस तरफ आते खुर्रम ने भी ये बातें सुन ली थीं। वाकई तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें इज्जत और प्यार दिया जाए। जब तुम्हें पता है कि अब एक शख्स तुम्हारे मुकद्दर में नहीं लिखा गया, तुम्हारा नहीं हो सकता, तो क्या तकदीर से भी लड़ पड़ोगी? देखो अमल, तुम्हारे हक में यही अच्छा है कि अभी वक्त है, संभल जाओ और समझ भी जाओ, वरना कल को बहुत पछताओगी अपनी इस बेजा ख्वाहिश को लेकर। खुर्रम ने उसके आशा से बदतमीजी के जवाब में सपाट से अंदाज में उसे समझाना चाहा था। तुम अपनी मिसेस की फ़िक्र करो, मैं जानती हूँ मेरे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं, और अब ये तो वक्त ही बताएगा कौन पछताता है। खुर्रम का आशा की फेवर में बोलना अमल को तैश दिला गया था। जब भी वो गुस्से से अपनी बात कहती, पैर पटकती वहाँ से जा चुकी थी। प्लीज़ आशा, इसकी बातों को दिल पर मत लेना। उम्मीद करता हूँ कि वक्त के साथ साथ वो भी इस हकीकत को तस्लीम करना सीख लेगी। खुर्रम ने आशा का हाथ थामे रसानिया से कहा। आप परेशान ना हो, अब मुझे इसकी बातें बुरी नहीं लगती, क्योंकि मैं इसकी कैफियत और इसके दर्द को समझ सकती हूँ। हत्तुल इम्कान कोशिश करूँगी कि इसको दोस्ती पर कायल कर सकूँ। हो सकता है ऐसे ही इसे समझा सकूँ और वो अपनी बेजाजी से पीछे हट जाए। आशा ने भी अपना दूसरा हाथ खुर्रम के हाथ पर रखते मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दिया था, क्योंकि खुर्रम से उसने यही तो सीखा था। बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरा इंतखाब इतना अच्छा है, खुर्रम ने उसे बाहों के हसार में लेते हुए कहा। वक्त और हालात ने बहुत कुछ सिखा दिया खुर्रम, इसलिए अच्छे से अमल के दर्द को समझती हूँ। और आप तो मेरे मोहसिन हैं, आपके सुकून और खुशी के लिए इतना भी ना कर सकूँ, अब इतनी कमज़ोर भी नहीं हूँ। आपने मोहब्बत करना सिखाया है, उसके मायनों से रोशनास करवाया है, तो क्या आपको अपनी मोहब्बत की मौत से नहीं महकाना चाहूँगी? आशा ने भी अपने मोहसिन से बराबर मोहब्बत जतलाते हुए कहा। तुम बहुत अच्छी हो आशा। मेरे ख्याल से बहुत गलत होते हैं वो लोग जो किसी की एक गलती पर उसे परख कर अपनी ज़िंदगी से बेदखल कर देते हैं। गलतियाँ किससे नहीं होती, गुनाह कौन नहीं करता यहाँ? और हम सब इंसान हैं, फरिश्ते तो नहीं कि जिससे कभी कोई गलती या गुनाह सरजद ही ना हुआ हो। जब हम खुद भी गुनाहगार हैं और किसी न किसी से माफ़ी के तलबगार रहते हैं, तो हमें दूसरों के लिए भी अपना ज़र्फ़ बड़ा रखना चाहिए और एक मौका ज़रूर देना चाहिए। हो सकता है इस एक बुराई के अलावा आपको उसकी ज़ात में 1000 अच्छाइयाँ मिल जाएं और आपकी तलाश उस पर ख़त्म हो जाए। और आशा, आप में मैंने बहुत सी खूबियाँ देखी हैं। सबसे अच्छी बात कि आप बहुत अच्छी बीवी हैं, बहुत अच्छी शरीके सफ़र हैं, जिसके साथ सफ़र करके लगता है कि अब ज़िंदगी मुझे नहीं थका पाती। मेरी ज़िंदगी को आपने अपनी मोहब्बत और सुकून से पुर कर दिया है, और मैं चाहूँगा कि ये सुकून आखिरी सांस लेते हुए भी मेरे पास ही रहे। खुर्रम अपनी लय में बोलता जा रहा था, जब उसकी आखिरी बात पर आशा ने उसके लबों पर हाथ रखते ही बेसाख्ता कहा था। खुर्रम, कैसी बातें कर रहे हैं? खुदा आपको मेरी उम्र भी लगा दे, क्योंकि अब मुझे लगता है कि आपके बगैर मैं भी कहाँ जी पाऊँगी। आपने मेरे अंदर के सारे खौफ भगा दिए हैं, मुझे ज़िंदगी की आंखों में आंखें डाले जीना सिखाया है। मैं बस आपके साथ हूँ, वरना शायद इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। बात करते हुए आशा की आंखें नम हुई थीं, क्योंकि अब से वही उसकी कुल कायनात थी और उसकी वो बात आशा के लिए सुहाने रूह थी। ओके बाबा, सॉरी, आइंदा से ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। दोनों के कल्ब मोहब्बत से सरशार और मुतमईन थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये सुकून कब तक उनकी तकदीर में लिखा गया था। ऐना, तुम क्या चाहती हो? हमें कहाँ जाना चाहिए? बाबा ने तो इजाज़त दे दी है कि हम घूम फिर आएं।
सिमी सोफे पर बैठे हाथ में रिमोट पकड़े मैच देखने में मसरूफ था। जब अचानक ही कमर्शियल ब्रेक आने पर उसे ख्याल आया तो वो अपने शाने पर सर रखे हुए एनी से मुखातिब हुआ था। खुद तो वर्ल्ड टूर पर गए थे और मुझसे पूछ रहे हैं कि कहाँ जाना पसंद करोगी। ये कोई बात है भला? आपको चाहिए मुझे भी पूरी दुनिया की सैर कराएं। एनी ने जमाई आने की सूरत में मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। एनी पे इस वक्त नींद का गलबा तारी था, लेकिन वो सिमी के टीवी बंद करने के इंतजार में थी। दुनिया की सैर भी कर लेंगे, क्यों फिक्र करती हो? मैं कौन सा मारा जा रहा हूँ? इतनी आसानी से तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाला हूँ। तुम अभी हनीमून की प्लानिंग करो। सिमी ने पॉपकॉर्न वाले बाउल से पॉपकॉर्न लेते हुए मुंह की तरफ बढ़ाए ही थे कि जब एनी ने उसकी बात के जवाब में पूरी कुव्वत से कोहनी सीधी उसके पेट में दे मारी थी। वो पॉपकॉर्न तो हाथ से छूटकर नीचे जा गिरे थे और वो अपने पेट पर हाथ रख के करा उठा था। मुंह अच्छा ना हो, कम से कम बंदा बात तो कोई अच्छी निकाल लेता है, एनी उसकी अदाकारी के जवाब में बोली थी। अपने शरीफ से शौहर पर ये जारहाना हमला करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? सिमी ने उसकी तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा। अगर ये जोक था तो बहुत ही लेम जोक था। अब बंद करो ना इसको, मुझे नींद आ रही है। एनी ने उससे रिमोट लेने की कोशिश की थी, जो फिलहाल सिमी उसे देने के मूड में बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल थीं। इसीलिए सिमी चाहता था कि मैच ख़त्म होने के बाद ही सोए। तुम सो जाओ, मुझे अभी मैच देखना है। सिमी ने फिर पॉपकॉर्न वाले बाउल की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। तुम्हें पता है मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी, एनी ने ढके छुपे अंदाज में कहा। अच्छा, क्यों, मैंने तुम्हें लोरी सुनानी है? चुप कर जाओ, बस 2 ओवर्स ही हैं। मैं पहले भी बहुत टेंशन में हूँ। पाकिस्तान को 12 गेंदों पर 25 रन बनाने हैं भी बेचारे बॉलर ही। पता नहीं क्या होगा, मेरा टेंशन लेवल बढ़ता जा रहा है। सिमी ने मैच की मौजूदा सूरत हाल पर रोशनी डालते हुए एनी की फरमाइश पर जिद होते हुए कहा। और अगर अगले 5 मिनट में तुमने इसे बंद नहीं किया तो मेरा भी टेंशन लेवल बढ़ जाएगा। फिर आज रात यहीं सोफे पर सोना, बेड पर आने की कोशिश मत करना, एनी ने धमकी आमेज लहजे में कहा। तो तुम मुझे इस सख्त टेंशन वाले माहौल में भी इतनी सख्त धमकी दे रही हो? ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। आउट की सदा पर सिमी ने टेंशन से सोफे पर रिमोट फेंकते हुए रोने के से अंदाज में सुर लगाई थी। तुम आ रहे हो कि नहीं? तुम्हें पता है ना तुम्हारे बाजू पर सोने की आदत हो गई है मुझे, इसलिए शोखे बन रहे हो अब। एनी ने वहाँ से उठते मुंह बसोरे हुए कहा। चुप, बिल्कुल चुप करके बैठ जाओ यहाँ। अब आवाज़ निकाली तो दूंगा कान के नीचे। यहाँ मेरा खून कुछ किया हुआ है पाकिस्तानी टीम ने, रहती कसर तुम पूरी करने पर तुली हुई हो। जानती नहीं हो अभी मुझे गुस्से में एहतशाम से भी ज़्यादा खतरनाक बला हूँ मैं, इसलिए गलती से भी मत छेड़ना मुझे। सिमी ने उसे बाजू से दबोचे वापस पहलू में बिठाते हुए तुंद लहजा इख्तियार करते हुए कहा। एनी खा जाने वाली निगाह से उसे घूरे वहीं सोफे के बाजू पर सर रखे लेट गई थी। कुछ देर की खामोशी के बाद अचानक से सिमी का शोर बुलंद हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान जीत गया था। जब ही उसने एक्साइटमेंट में एनी पर निगाह की, लेकिन वो तो सो चुकी थी। एना, पाकिस्तान जीत गया है, उठो ना, मिलकर सेलिब्रेट करें। सिमी ने जोश से उसे झंझोड़ा था। एनी उसकी बेतुकी हरकत पर झंझलाते हुए उठी और सोफे पर पड़ा कुशन उसे मारती, गुस्से से पैर पटकती बेड पर आकर लेट गई थी। सिमी भी टीवी बंद किए अगले ही लम्हे उसके पास मौजूद था। मैं आ गया हूँ स्वीटहार्ट, सिमी ने चह कर कहा था। एनी ने उसका बाजू खींचकर सर के नीचे रख लिया था और फिर नींद में जाने को तैयार थी। यानी कि मेरी कोई परवाह ही नहीं, ये बाजू ही चाहिए था, मतलब परस दुनिया। वो बड़बड़ाते हुए आंखों पर बाजू रख गया, क्योंकि नींद तो उसे भी बहुत सता रही थी। तकदीर ने अभी तो बहुत खूबसूरत लम्हों से उन्हें नवाजा था, जाने आगे वाले पन्नों में क्या लिखा था। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? हमें अपनी कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।